55वीं वीडियो है दोस्तों ये लक्ष्मीकांत की। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं, और यहाँ पे बात होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये किस तरीके से किया गया है। 7th शेड्यूल की यहाँ पे खासकर बात होने वाली है, और जो छोटे मोटे प्रोविजंस हैं जो कि यहाँ पे लक्ष्मीकांत में एक्सप्लेन किए गए वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो का लाइक का बटन और ये किताब आई होप खरीद के रख ली होगी। हमारे संविधान में 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पावर का, ये आप सबको अब तक पता होगा जिसने भी बेसिक लेवल की परमिशन, जिसने भी बेसिक लेवल की प्रिपरेशन की है। एक है आपकी यूनियन लिस्ट, एक है आपकी स्टेट लिस्ट और एक है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ये आप सबको पता है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नियम कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट नियम कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों नियम कानून बना सकती है। ये तो एक जनरलाइज्ड व्यू हो गया। ऑब्वियस ही बात है, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों नियम कानून बना सकते हैं तो कभी कभी टसल की स्थिति आ सकती है। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टेट ने भी कानून बना लिया, यूनियन ने भी कानून बना लिया, दोनों के बीच में टसल की स्थिति आ गई। फिर हमारे संविधान में कुछ ऐसे भी प्रोविजंस दे रखे हैं जिन प्रोविजंस के चलते स्टेट लिस्ट के ऊपर यूनियन कभी कभी कानून बना सकता है, मतलब पार्लियामेंट कभी कभी कानून बना सकती है उन चीजों पे जो कि आते हैं आपके स्टेट लिस्ट में। अभी हम देखते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है दोस्तों, इस यूनियन लिस्ट में अभी के लिए लगभग 98 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली 97 थे, अभी के लिए 98 सब्जेक्ट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे देश की डिफेंस, तो आर्मी को मेंटेन करना, नेवी को, एयरफोर्स को कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट करेगी। बैंकिंग तो भैया पैन इंडिया बेसिस पे, इनफैक्ट इंटरनेशनल बेसिस पे होती है बैंकिंग, तो बैंकिंग के ऊपर किसका जुरिसडिक्शन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। फॉरेन अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट। करेंसी पूरे देश के लिए है, प्लस हमारी करेंसी से हम बाहर की देश से जो सामान खरीदते हैं उसमें पेमेंट करेंगे अपनी करेंसी में, तो करेंसी का जो मैनेजमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एटॉमिक एनर्जी, हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने हैं अपने पावर प्रोडक्शन के लिए, हमें मेडिकल पर्पसेस के लिए एटॉमिक ये मटेरियल्स का इस्तेमाल करना है, हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए आपका फिसाइल मटेरियल का इस्तेमाल करना है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी उसको बनाने की ताकत केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट। कम्युनिकेशन मतलब आपका ये जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, ये फोन के नेटवर्क हो गए, स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो गया, ये सब आपका आ गया सेंटर के पास। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में ट्रेड कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा, इसके बेसिस पे नियम कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सेंसस पूरे देश में किस तरीके से कंडक्ट होगा, सेंसस में किन किन चीजों को लिखा जाएगा, किन किन चीजों को नहीं लिखा जाएगा, काउंटिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, ये सब चीजें किसके हाथ में आती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ऑडिट कैसे कराना है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे कि आरबीआई का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, इसके ऊपर नियम कानून बनाने की ताकत किसके पास है? सेंटर के पास। तो सेंटर के पास काफी सारी ताकतें हैं। सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स अगर किसी लिस्ट में है तो वो यूनियन लिस्ट में। फिर बात करते हैं हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे, अभी के लिस्ट में केवल 59 सब्जेक्ट्स हैं, 59 सब्जेक्ट्स हैं। अब आप देखें, नॉर्मल कर केसेस में जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल इमरजेंसी नहीं है, ये पॉलिटिकल इमरजेंसी देखिए बहुत तरीके की हो सकती है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो नॉर्मल केसेस में जब सब कुछ चल रहा है उस केस में स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है वहां पे केवल स्टेट का लेजिस्लेचर नियम कानून बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है। अब आप बोलोगे कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, बहुत जरूरी चीजें स्टेट के अंदर आती हैं। पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती है पुलिस, तो पुलिस किसके कंट्रोल के अंदर होती है? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होती है। देश का एकमात्र स्टेट दिल्ली, हालांकि वो है तो यूनियन टेरिटरी, बट उसके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए स्टेट भी बोला जाता है। दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट की सरकार के पास ना होके लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। फिर एग्रीकल्चर के ऊपर नियम कानून बनाने की ताकत भी स्टेट्स के पास है। लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड नियम कानून बनाने की ताकत भी स्टेट्स के पास है। फिशरीज हो गया, मार्केट्स हो गया, इन सब चीजों पे जो ताकत आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अच्छी खासी ताकत है दोस्तों। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, पुलिस,
एग्रीकल्चर, ये बहुत बड़े हेड्स हैं, ये इनको छोटा मोटा हेड मत समझिए। फिर फाइनली तीसरा आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट से बढ़ा के कितनी हो गए हैं, 52 हो गए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 5 सब्जेक्टों को स्टेट लिस्ट से निकाल के कहां पे डाला गया, कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों डालोगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनके ऊपर जुरिस्डिक्शन चाहता है। कौन कौन सा स्टेट्स, कौन कौन से हेड्स को डाला गया है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट से निकाल के, एजुकेशन को, फॉरेस्ट को, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इन सब चीजों की ताकत जो पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, उसको अब कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। स्टेट के पास भी है, सेंटर के पास भी है। इन 5 को जो कि पहले स्टेट लिस्ट में थे और बाद में निकाल के जिसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, इन 5 के अलावा अगर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, तो भैया मैरिज, शादी और डिवोर्स जैसे मैटर्स, फिर क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, ये कॉन्करेंट लिस्ट में, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करना है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में, लेबर का वेलफेयर कैसे करना है, तो लेबर रिलेटेड लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लॉज, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, न्यूज़पेपर, बुक्स, इन सब चीजों से रिलेटेड लॉज स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज with respect to any matter for any part of the territory of India not included in a state, even though that matter is one which is enumerated in the state list. This provision has reference to union territories or the acquired territories. यानी पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो हमारे देश के उस टेरिटरी के लिए भी नियम कानून बना सकते हैं जो कि स्टेट के अंदर नहीं आती है। अब स्टेट के अंदर ना आने वाली हमारे देश की कौन सी टेरिटरी होगी, ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी, या कोई ऐसी टेरिटरी जो कल की डेट में इंडिया किसी और से एक्वायर करे। तो मान लीजिए इंडियन ओशन में कोई एक ऐसा आइलैंड पड़ा है जो कि अनइनहैबिटेड है, वहां कोई नहीं रहता है, तो उस आइलैंड में मान लीजिए इंडिया ने कब्जा कर लिया, तो वो इंडिया की एक्वायर्ड टेरिटरी हो जाएगी। अब उस एक्वायर्ड टेरिटरी भी कोई रहता है तो उसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस है, ये जो पर्टिकुलर चीज है जो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, ये किसकी बात कर रहा है, या तो यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है या फिर उन टेरिटरीज की बात कर रहा है जिनको किसी भी समय जो हमारी सेंट्रल सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो एक्वायर कर सकती है। फिर आगे एक चीज आती है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 आपको पता है, इसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंडिया में पैन इंडिया बेसिस पे लागू कर दिया गया। इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर ऐसी बहुत से हेड्स जिनके ऊपर पहले केवल राज्य की सरकार टैक्स लगाती थी, अब वो एक इंटीग्रेटेड तरीके से टैक्स लगाया जाएगा इसमें। यानी देखिए, ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी में आप कह सकते हैं सेंटर का भी जीएसटी है और स्टेट का भी जीएसटी है। तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी के फील्ड में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिमिटेड ताकत दी गई है। ओवरऑल अगर जीएसटी के फंक्शनिंग की मेथोडोलॉजी को देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल में 66% वेटेज यानी 2/3 वेटेज स्टेट्स के पास है, 1/3 वेटेज यूनियन के पास है। ठीक है, तो भाई अगर सेंट्रल जीएसटी की बात हो रही है, सीजीएसटी की बात हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर नियम कानून यूनियन लगा सकता है। अगर स्टेट की जीएसटी की बात हो रही है तो बहुत लिमिटेड स्टेट को भी ताकत दी गई है जीएसटी के अंदर, बट वो ताकत बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ओके, अगर आप देखोगे जीएसटी में गुड्स का मूवमेंट किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, तो इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, वहां पे जो जीएसटी के रिस्पेक्ट में नियम कानून बनाने की ताकत आती है वो केंद्र सरकार के पास आती है। समझ गए दोस्तों? तो भाई जीएसटी का जो फंक्शनिंग है काफी ट्रिकी है। जीएसटी की फंक्शनिंग में ये मत समझिए कि जीएसटी आ गया है तो सारी की सारी ताकत आपकी सेंटर के पास चली गई, स्टेट के पास ताकत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेट्स के पास भी लिमिटेड ताकत है। हाँ, जो पूरा पैसा है ना वो सेंट्रलाइज तरीके से ज्यादातर केस में सेंटर के पास पहुंच जाता है, तो उसका कंपनसेशन स्टेट्स के पास आना जरूरी है, जो कि सरकार दे भी रही है। अगर इंटर स्टेट ट्रेड की बात होती है, एक स्टेट में सामान बना दूसरे स्टेट में गया, उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा उससे रिलेटेड नियम कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। सीजीएसटी की बात की जाए तो भाई नियम कानून पूरी तरीके से कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। एसजीएसटी से बात की जाए,
स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसके ऊपर जीएसटी काउंसिल में प्रॉपर बहस होगी। कुछ हद तक इंडिपेंडेंस स्टेट्स को भी दी गई है। वो बहुत ट्रिकी चीज है, उसकी न्यूएंसेस में घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर फाइनली आते हैं हम लोग रेजिडुअरी पावर्स, यानी वो सब्जेक्ट्स जो कहीं पे भी मेंशन नहीं हो रखे हैं, ना स्टेट लिस्ट में मेंशन है ना सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है, उनका क्या होगा? तो भाई ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, रेजिडुअरी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब पार्लियामेंट के पास है। अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना यूनियन लिस्ट में लिखा गया है, ना स्टेट लिस्ट में लिखा गया है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया है, तो उसके ऊपर ताकत किसकी आ जाएगी? पार्लियामेंट की आ जाएगी। ओके, तो यहां पे ये जो हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें किस किस के पास है, इससे हमको एक चीज तो पता चल गई है कि नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजों को यूनियन लिस्ट में डाला गया, स्टेट लेवल पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको स्टेट लेवल पे डाला गया। तो ऐसी कोई चीज जिससे पूरे देश पे इफेक्ट पड़े, उसके ऊपर ताकत केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। ऐसी कोई चीज जिससे लोकल और रीजनल लेवल पे इफेक्ट पड़े, उसके केस में ताकत स्टेट को दी गई है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे सेंटर का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, जहां पे यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी दोनों होनी चाहिए, वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। ठीक है, तो रीजनल लोकल इंपॉर्टेंस वाली चीजों को स्टेट लिस्ट में, ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल नेशनल इंपॉर्टेंस वाली चीजों को यूनियन लिस्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, इसको आप स्टेट लेवल पे नहीं निपटा सकते, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही डील करना पड़ेगा। तो अगर आप फॉरेन अफेयर्स जैसी चीजों को स्टेट पे डाल दोगे तो भाई तमिल इशू को लेकर श्रीलंका के साथ तमिलनाडु की सरकार पूरे रिलेशंस खराब कर देगी। वेस्ट बंगाल की सरकार बांग्लादेश कंट्री के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो पूरे खराब कर सकती है। तो इस तरीके की चीजें ना हो, इसलिए नेशनल गवर्नमेंट के पास ये ताकत होनी चाहिए कि भाई कुछ चीजों को केवल नेशनल गवर्नमेंट डिसाइड करे और कुछ चीजों में स्टेट गवर्नमेंट को ताकत दी जा सकती है। जो दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है वो कहां आ जाएगा? कॉन्करेंट लिस्ट में। अगर बाकी देश के संविधान की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, तो यूएसए में रेजिडुअरी पावर्स उनकी स्टेट्स के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको वहां पे फेडरल गवर्नमेंट बुलाया था, फेडरल गवर्नमेंट के पास रेजिडुअरी ताकत नहीं है। एक चीज वहीं पे अगर आप कनाडा की बात करो, अच्छा एक और चीज है दोस्तों, जो यूएस का संविधान है उस संविधान में केवल फेडरल गवर्नमेंट की ताकत को मेंशन किया गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल फेडरल गवर्नमेंट की ताकत को मेंशन किया गया है। अब ये बहुत जरूरी चीज है समझना। क्यों? जो चीज यूएस के संविधान में नहीं लिख रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती, वो चीज ऑटोमेटिकली कहां चली जाएगी? स्टेट्स के पास चली जाएगी। और मान लीजिए ऐसी कोई रेजिडुअरी चीज निकल आती है जो ना किसी स्टेट के संविधान में लिखी हुई है, क्योंकि यूएसए में स्टेट्स में भी संविधान है, तो यूएसए में फेडरल लेवल पे भी संविधान है, यूएसए में स्टेट लेवल पे भी संविधान है। अब आप बोलोगे कि अगर यूएसए का कोई स्टेट अपने संविधान में फेडरल लिस्ट का कोई आइटम रख लेता है तो क्या होगा? तो उस केस में फेडरल जुडिशरी है यूएसए की। बहरहाल जो यूएसए का संविधान है उसमें फेडरल सब्जेक्ट्स लिखे हुए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीजों पे नियम कानून बनाएगी। स्टेट में ये लिख रखा है स्टेट्स कौन कौन पे बनाएंगे, और जो चीज किसी में नहीं आती वो हो गई रेजिडुअरी। रेजिडुअरी ऑटोमेटिकली स्टेट्स के पास चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया को जो संविधान है ना, उस संविधान में ये लिखा हुआ कि जो सेंटर पे जो गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या ताकतें हैं। बट हमारा संविधान खतरनाक है दोस्तों। हमारे संविधान में साफ तौर पे बता रखा है सेंटर के पास क्या क्या ताकतें हैं, स्टेट के पास क्या क्या ताकतें हैं, और ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो दोनों के पास है। अगर आप कनाडा की बात करते हो, कनाडा में भी डबल इन्यूमरेशन ऑफ पावर, यानी कनाडा में भी फेडरल लेवल की ताकतों को अलग मेंशन कर रखा है, प्रोविंशियल लेवल की ताकतों को अलग मेंशन कर रखा है, और जो रेजिडुअरी ताकत है वो सेंटर के पास चली जाएगी। तो कुछ हद तक इंडिया कनाडा की तरह है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को एक अलग बोल सकते हो आप, उनका सिस्टम अलग है, इंडिया का सिस्टम अलग है। अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बात करो। देखिए अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बात करो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर हिस्सा इसी से निकला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। यहां पे भी 3 फोल्ड इन्यूमरेशन किया गया था पावर का, फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, कॉन्करेंट लेवल पे। ठीक है, लेकिन एक फर्क था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में लिखा था कि मान लीजिए रेजिडुअरी पावर्स निकल आती हैं, ऐसी कोई पावर जिनको ना फेडरल लिस्ट में डाला गया है, ना प्रोविंशियल लिस्ट में डाला गया है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है, तो वो ताकतें किसके पास चली जाएंगी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वो ताकत दे दी गई। ठीक है, तो भाई ये चीजें हैं। अच्छा,
अब बात आती है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। देखिए दोस्तों, यूनियन लिस्ट सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिव है, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में है। ओके, और यूनियन लिस्ट में ऑब्वियस सी बात है नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की चलेगी यूनियन लिस्ट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट की चलेगी स्टेट लिस्ट के ऊपर, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट दोनों की चलेगी। ओके, मान लीजिए यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में किसी चीज को लेके विवाद हो जाता है। यूनियन लिस्ट में होता है ना, अब देखिए स्टेट लिस्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं और यूनियन लिस्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं, हो सकता है कभी कभी उनके बीच में कुछ ओवरलैपिंग हो जाए। कोई एक स्पेसिफिक सेट हो जो किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के साथ भी मैच हो रहा हो, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के साथ भी मैच हो रहा हो, तो वहां पे एक टसल हो सकती है। इस टसल में प्रिवेल कौन करेगा? इस टसल में प्रिवेल करेगा यूनियन लिस्ट। अगर भाई यूनियन लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है, उसका कोई स्पेसिफिक हेड, और स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है, उसका कोई स्पेसिफिक हेड, ये दोनों आपस में मिसमैच कर जाते हैं, मतलब मैच कर जाते हैं, तो उस केस में यूनियन गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ को प्रेसिडेंस मिलेगी। अच्छा, एक बात और दोस्तों, मैं कभी कभी यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं, क्योंकि समझिए, एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स उसके ऊपर नियम कानून केवल पार्लियामेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट है उस पर नियम कानून केवल स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। और पार्लियामेंट में अगर हम ये मान के चले कि एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में है, तो ऑब्वियसली बात है वो गवर्नमेंट ही होगी जो उस पर पूरा अमेंडमेंट कर सकती है। तो कुल मिला के कभी कभी मैं पार्लियामेंट की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल रहा हूं, आप उसको पार्लियामेंट ही समझिए, क्योंकि यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें लिखी हैं उसके ऊपर नियम कानून बनाने की ताकत पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीजें लिखी हैं उसके ऊपर नियम कानून बनाने की ताकत स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। तो कभी कभी हो सकता है मैं इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बोल दूं, बट इसको लिटरल सेंस में मत लीजिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर, पार्लियामेंट बना सकता है यूनियन लिस्ट के ऊपर। तो मान लीजिए यूनियन लिस्ट के किसी सब्जेक्ट और स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के बीच में डिस्प्यूट आ जाता है, तो ताकत और वरीयता किसको दी जाएगी? यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट को। ठीक है, फिर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बीच में अगर कोई टसल आता है, ऑब्वियस सी बात है यूनियन लिस्ट को वरीयता दी जाएगी। यूनियन लिस्ट इन दोनों केसेस में डोमिनेंट है। यूनियन लिस्ट वर्सेस स्टेट लिस्ट में भी यूनियन लिस्ट डोमिनेंट है, यूनियन लिस्ट वर्सेस कॉन्करेंट लिस्ट में भी यूनियन लिस्ट डोमिनेंट है। अब आते हैं एक मेन चीज पे। अब मेन चीज है भाई कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी यानी स्टेट लेजिस्लेचर भी और पार्लियामेंट भी नियम कानून बना सकती है। अब यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, एक ही सब्जेक्ट पे दो लोग नियम कानून बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली कभी कभी ऐसी कोई स्थिति आएगी जहां दोनों के बीच में टसल होगा। तो मान लीजिए कि भाई कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई नियम कानून बनाया, पार्लियामेंट ने भी नियम कानून बना दिया, तो आप बोलोगे भाई कौन सा नियम कानून ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अब देखते हैं। मान लीजिए मैरिज और डिवोर्स के प्रोसीजर को लेके स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया और उस नियम को फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रखा गया। ऑब्वियसली बात है भाई, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर डाइवोर्स को लेके नियम कानून बनाया है तो वो गवर्नर के पास पहुंचेगा, हो सकता है गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे। उसी समय पे मान लीजिए पार्लियामेंट भी डिवोर्स को लेके एक नियम बनाता है, तो मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट ने इस स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए नियम कानून को अप्रूवल दे दिया, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहां मैं डिवोर्स की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर ने जो कानून बना दिया उस कानून को मान्य माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आप समझिए दोस्तों, अगर दो लॉज हैं, मान लीजिए पहले से ही एक स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है और एक पार्लियामेंट का लॉ है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, चूंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जब भी कोई नियम कानून लगाया जाता है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है, तो मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे पार्लियामेंट का जो लॉ है कॉन्करेंट लिस्ट पे और स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ है कॉन्करेंट लिस्ट पे, उसमें मान लीजिए कोई टसल आता है, उसमें किसी एक व्यू पॉइंट पे दोनों के बीच में मिसमैच आ रहा है, तो वहां पे पार्लियामेंट के लॉ को वरीयता दी जाएगी। तो पहले से अगर नियम कानून बना हुआ है और उन दोनों नियम कानून के हिसाब से एक चीज पे दो व्यू पॉइंट निकल रहे हैं, तो व्यू पॉइंट किसको माना जाएगा? जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया नियम कानून था। दूसरा, यहां पे मैंने आपको बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर किसी एक चीज पे नियम कानून उसने बनाया है, उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया और मान लीजिए उस समय पार्लियामेंट कोई नियम कानून बना रहा है, उस केस में मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर का नियम कानून लागू हो गया, तो क्या पार्लियामेंट का नियम कानून नहीं लागू होगा? बिल्कुल हो सकता है।
स्टेट लेजिस्लेचर भले ही अपने नियम कानून को बना के लागू कर चुका, उसके बावजूद भी अगर उस स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए गए कुछ कानून में जो भी प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में स्पेसिफिक चेंजेस करना चाहता है अगर पार्लियामेंट, तो कर सकता है। तो यानी मान लीजिए कि कॉन्करेंट लिस्ट के किसी एक सब्जेक्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर ने नियम कानून बना दिया, उसको पारित कर दिया, वो इंप्लीमेंट भी हो गया, उसके बाद भी अगर उसके स्पेसिफिक्स को, उसके प्रोविजन को पार्लियामेंट बदलना चाहे तो पार्लियामेंट अलग से एक नियम कानून को पास करा के स्टेट लेजिस्लेचर के उस कानून को अप्रोप्रिएटली बदल सकता है। यानी कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को वरीयता दी जाएगी। तो यह है एंड इस वीडियो का दोस्तों। आगे बात करेंगे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।